अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन्फोबीट के साथ मैं हूं शाहज़ेब इकराम। तो इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव खबरें आपके सामने लाते हैं और रिसर्चर और प्रोड्यूसर के फ़राइज़ अरीबा सलीम सर अंजाम देती हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद अरीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक शाहज़ेब, एंड थैंक यू सो मच। और आज की ख़बरों का हम आगाज़ करते हैं तो मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ कि किस किस फील्ड से हमारे पास आज ख़बरें मौजूद हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं ज़्यादातर सेहत के हवाले से ख़बरें मौजूद हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, एजुकेशन, इस हवाले से जो है आज हम आपके साथ ख़बरें शेयर करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगा और आप अपनी कीमती आरा का इजहार भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि मज़ीद आप किस हवाले से जो है वो खबरें सुनना चाहते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। चलें जी, सब खबरों का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है अरीबा सलीम? अच्छा शाहज़ेब, ख़बर जो है वो है निपा वायरस के हवाले से। ये एक नया वायरस जो है दुनिया में देखने को मिल रहा है और ये एक निपा वायरस के हवाले से मैं आपको बता दूं ब्रीफली कि ये एक जूटोनिक जो है जानलेवा वायरस है जो इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। और अगर इसकी इब्तदाई अलामात की बात करें तो उसमें बुखार, सर दर्द, खांसी, जिस्म में दर्द और वॉमिटिंग जो है वो शामिल है। तो निपा वायरस की मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं, वेरी करती हैं, डिपेंड करती हैं। मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ तरीके से जो है ये नमूदार हो रही है बीमारी। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि कॉन्टामिनेटेड फूड जो है उससे ये चीज़ मुंतकिल हो सकती है, ज़्यादा चांस ये है। तो बेहतर ये है कि आप जब मौसम के जो फल आप इस्तेमाल करते हैं उनको धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कई घंटे तक रखे हुए कटे हुए फल या सब्जियां, तो इससे जो है आपने दूर रहना है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया को जो है वो धोकर इस्तेमाल करें। और इस वायरस की जो बात जो है, एक अहम बात है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। ये बहुत जानलेवा वायरस है। 40 से 75% जो है वो उसका मोर्टेलिटी रेट है। इसके अलावा इसमें जो है आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है और दिमागी सोजिश का भी ये बायस बन सकता है। तो बहरहाल हम इस चीज़ को हम ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है क्योंकि भारत में अभी तक इसके जो है वो 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने जो है कि एडवाइजरी जारी कर दिया और हुकाम को हिफाजती इक़दामात की जो है वो हदायत दी है कि जो भी बाहर से जो आने वाले अफराद हैं उनको जो है क्वारंटीन भी किया जाएगा अगर वायरस की तशख़ीस हो जाती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग जो है उनकी प्रॉपर की जाएगी और तमाम गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो किया जाएगा ताकि ये वायरस एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो मुंतकिल ना हो सके। काफ़ी ज़्यादा जानलेवा वायरस है जी। मोर्टेलिटी रेट इज़ इन बिटवीन 40 to 75%। इट्स अ बिग नंबर। यानी जिस बंदे को होता है उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला बचाए जी पाकिस्तान को भी और पाकिस्तानियों को भी और दुनिया भर में जिन ममालिक में ये फैलता जा रहा है, बिलखसूस इंडिया, अल्लाह ताला उनके शहरियों को भी महफूज रखे। और ताज़ा फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आप और धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि ये कॉन्टेमिनेशन से जो है वायरस फैलता है। इसके अलावा शाहज़ेब आपको बता दूं कि मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी करार दी गई है, स्पेशली जो पाकिस्तान आने वाले जो मुसाफिर हैं। इसके अलावा जो मुसाफिर हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा। इसके अलावा मुसाफिरों की गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी तारीख की भी तस्दीक की हदायत दी गई है। तो पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है कि वायरस जो है वो ना फैले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो रियासत है मगरिबी बंगाल में निपा वायरस के इस वक्त 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और निपा वायरस के खदशे के फैलाव के खदशे पर थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल में भी जो है इसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। तो स्क्रीनिंग का अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस हवाले से हमें काफ़ी ममालिक मुतहरिक होते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि कोरोना के केस में हमने ये देखा कि एक वायरस चाइना से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। तो निपा वायरस को जो है हमें रोकना भी चाहिए और इस हवाले से काफ़ी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। ये एक खुशाइंद बात है। ज़बरदस्त जी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहले नंबर पर वो मुल्क है जो इसकी जो है इसके ऊपर काम तेजी से जिसने शुरू कर दिया है। अगली खबर अरीबा सलीम हमारे पास क्या है? अच्छा, अगली खबर शाहज़ेब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हम ये देख भी रहे हैं कि रोबोटिक्स की जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि अगर चैट जीपीटी को रोबोट के साथ अगर सिंक कर दिया जाए तो बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर वो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी कर सकता है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकता है, हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ रफ्तारी से जो है वो
प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं दुनिया में, और यूएई में वहाँ पर गैस स्टेशंस पर इन रोबोट्स को जो है वो एम्प्लॉय किया जा रहा है, तजर्बात किए जा रहे हैं, और वहाँ पर ये रोबोट्स जो है फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा खुद कार टैक्सी का जो निज़ाम है वो भी वहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जदीद रिपोर्ट्स में ओसाका कंपनी ने एक ऐसा रोबोट पेश किया है कि जो कि 2050 तक ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि मुश्किल और जंगली रास्तों पर जो है दौड़ने और चलने के काबिल होगा। ये 4 पैरों वाला एक रोबोट है जो कि डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर जा सके और पथरीली चट्टानों जैसे मकामात पर जा सके जहाँ पर गाड़ी का पहुँचना मुमकिन है। तो मेरे ख्याल से शाहजेब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा करामत साबित होगा, क्योंकि वहाँ पर जाना मुश्किल होता है, टाइम लगता है, तो इस तरह के रोबोट्स को वहाँ पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा ये तो मैंने बात की कि इसको मुख्तलिफ फंक्शंस में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें रोज़मर्रा ज़िंदगी की तो 2030 तक ये सहूलत दस्तयाब होगी कि ये रोबोट्स जो है वो बाकायदा तौर पर हमें हमारी जो इंसानों के साथ ये काम करते हुए भी नज़र आएंगे। इस वक्त दुनिया में कुछ ममालिक में अगर हम देखें जैसे कि यूएसए, जैसे चाइना और इसके अलावा यूएई, इन ममालिक में रोबोट्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी सेक्टर्स में शुरू हो चुका है। जैसा कि अबू धाबी में आपको मुख्तलिफ गैस स्टेशंस पर रोबोट्स नज़र आते हैं, और इसके अलावा दुबई के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। बिलखसूस इलॉन मस्क की जो बात करें तो उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं जो बिल्कुल जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं, इनका काम भी स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल शाहजेब, इसको हम पहले तो ज़ाहिर है इंसानी इंटरवेंशन के ज़रिए ही रोबोट्स काम कर रहे थे, कुछ कमांड देनी पड़ती थी, लेकिन अब तजर्बात किए जा रहे हैं कि इसको बग़ैर इंसानी मुदाखलत के जो है ना पेचीदा काम भी इनसे करवाए जाएं और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। तो इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमें मज़ीद इस तरह के खुदकार रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो इंसानों की ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड टास्क को मदद कर रहे होंगे बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमारे साथ काम कर रहे होंगे। तो शाहजेब ये काफ़ी जो है एक फैसिनेटिंग भी है, हो सकता है कि एक इंसान का ख्वाब ही हो, लेकिन देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती है और किस तरह के रोबोट्स आने वाले सालों में। बिल्कुल जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जारी और सारी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिस तरीके से काम हो रहा है तो वो वक्त दूर नहीं, बेशक 2030 की प्रोडिक्शन है लेकिन इससे पहले भी ये काम हो सकता है और बड़ी जिद्दत के साथ हो सकता है। बहरहाल एंटी एजिंग वैक्सीन भी आ चुकी है। अरीबा सलीम, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, वो लोग जवान हो सकते हैं। अब ये किस तरह हो सकते हैं ये अरीबा सलीम हमें बताएंगे। अच्छा शाहजेब, एक बहुत ही एक अहम बात है, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करें वहाँ पर हम तहकीक की भी बात कर लेते हैं। तो साइंसदान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जो इंसान स्पेशली 50+ हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है, हम जानते हैं कि उनका जो इम्यूनिटी होती है, उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो वीक होती चली जाती है। तो उस हवाले से उनको मुख्तलिफ वैक्सीन्स लगवाई जाती हैं। ऐसी ही एक वैक्सीन है जिसका नाम है शिंगल वैक्सीन, और ये उन लोगों को लगाई जाती है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है और इसकी मुख्तलिफ डोज होती हैं, यानी कि 50 साल के जो उम्र के अफराद हैं उनको मुख्तलिफ जो है तादाद में डोज दी जाती है। इस तरह फिर 60, 70, 80, तो उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए ये वैक्सीन उनको दुनिया भर में लगाई जाती है और इसकी एक मतलब डोज होती है, एक पूरा कोर्स होता है। तो बहरहाल एक तहकीक हुई है और इसमें तकरीबन 3800 जो है अफराद पर ये तहकीक की गई है और उन्होंने इस चीज़ को कंपैरिजन के ज़रिए ये देखने की कोशिश की कि जिन लोगों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आए और जिन लोगों को हम वैक्सीन नहीं लगाते उनके अंदर क्या तब्दीलियां देखने को मिली। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई उनमें उम्र बढ़ने का जो अमल था वो जो है सुस्त देखा गया। इसके अलावा उनमें बुढ़ापे और जो सोजिश की जो अलामात हैं वो भी कम देखी गई, बरक्स उन लोगों के जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। तो वैक्सीन के जहाँ पर हमें एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने उनके असरात देखे, वहाँ पर उनकी उम्र भी जो है वो सुस्ती से जो है वो बढ़ी थी, या उसमें हम ये देखते हैं कि उनको टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा था। तो हम
ये कह सकते हैं शाहजेब के वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि वैक्सीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर तहकीक से ये भी पता चला है कि ये आपकी जो उम्र है उसकी हयातियाती उम्र को जो है वो सुस्त भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और अगर हम मज़ीद इस पर डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे तो शायद हो सकता है कि मज़ीद इसमें एंटी एजिंग एलिमेंट्स को जो है वो शामिल कर दिया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ वैक्सीन लगाई जाती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, शिंगल वायरस है, डेमेंशिया की जो है वैक्सीन लगाई जाती है, और दीगर न्यूरो जनरेटिव जो अमराज हैं, तो वहाँ पर वैक्सीन जहाँ पर लगाई गई वहाँ पर हमने ये देखा कि उन अफराद में एंटी एजिंग के असरात भी पाए गए हैं। चलें जी, जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक हो सकता है ये वैक्सीन और ज़्यादा अच्छी हो जाए, इस पर ज़्यादा रिसर्च का काम हो जाए, ताकि जब हम बूढ़े होने लगें तो हम ही वैक्सीन लगा के फिर से जवान हो जाए। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल हम ये शाहजेब ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इसी तरह मैं ये देख रही थी कुछ दिन पहले, मैंने ये भी पढ़ा था कि जो शुगर के पेशेंट्स को जो आई थिंक एक दी जाती थी ड्रग, तो वो उसमें वेट लॉस के भी कुछ एलिमेंट्स शामिल थे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है हम इसी तरह एक्सपेरिमेंट कर करके ही जो है वो इंसान सीखता है, और यही अर्तका के कुछ मराहिल होते हैं। इन्हीं से गुजरते हुए एक जो मेडिसिन है वो सक्सेसफुली कामयाबी के साथ जो है वो बन जाती है। तो शायद एंटी एजिंग के हवाले से भी हम कुछ ऐसा ही देखें आने वाले सालों में, जिससे हमारा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा जब हम उस उम्र को पहुंचेंगे। बिल्कुल, हाँ जी। अभी भी ये अपने जो मराहिल हैं रिसर्च के, उसमें ये वैक्सीन इसके ऊपर काम जारी हो सारी है। अब देखते हैं कब फाइनलाइज होती है और कब अवामुन नास तक इसकी एक्सेस होती है, ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होकर जवानी के सफ़र को मज़ीद बेहतर और जारी और सारी रखें। बहरहाल अगली खबर हमारे पास क्या है? अच्छा शाहजेब, आप बता रहे थे कि आपकी नींद अक्सर पूरी नहीं होती, तो ये अगली खबर जो है वो आपके हवाले से ही है। और साइंसदानों ने नींद की कमी के जो शिकार अफराद हैं उनके दिमाग में होने वाले एक गैर मामूली और हैरत अंगेज़ अमल को दरियाफ्त कर लिया है। वो क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जो तो एक तहकीक है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती इनके दिमाग के अंदर गैर मामूली तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक फ्लूइड है शाहजेब जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, और ये तब मुतहरिक होता है जब आप सो जाते हैं, और इसका काम ये होता है कि दिन भर जितना भी हम अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से काम ले रहे होते हैं, उस नतीजे में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये जो फ्लूइड है ये उनको क्लीन करने का काम करता है। तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे दिमाग की जो है वो सफाई करता है और जो हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है। अच्छा, होता ही है शाहजेब कि जब आप नींद पूरी नहीं करते तो ये दिमाग जो है हमारा ये उसका अजाला करने की कोशिश करता है, और ये बेदारी के दौरान ही इस फ्लूइड को एक्टिव कर देता है। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप कहीं पे किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है, जहाँ पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो इस प्रोसेस के नतीजे में आपकी तवज्जो कुछ देर के लिए जो है वो कम हो जाएगी। आप हो सकता है कंफ्यूज्ड फील करें, आप हो सकता है चीज़ें भूलने लगे, हो सकता है कि आपको जो है वो चीज़ें याद ना रहें। तो इस हवाले से जो है कुछ 26 रज़ाकारों को इस तहकीक में शामिल किया गया और 2 मराहिल में इस चीज़ को जो है वो देखा गया और ज़हनी जो फाल है उसका जायज़ा लिया गया। तो शाहजेब, ज़रूरत इस बात की है कि आप नींद पूरी कर लें, दिमाग को अपना काम वक्त पर और मुनासिब तरीके से करने दें ताकि उसको ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। बिल्कुल जी, नींद बहुत ज़रूरी है और नींद के बगैर इंसान का चलना मुहाल हो जाता है। इसलिए वक्त पर सोएं और वक्त पर जागें और नींद को पूरा करें, बजाय इसके कि आप रात भर स्क्रॉलिंग करें और फिर उसके बाद सुबह आपकी आँख ना खुले और आप काम से आपको देरी हो जाए। बहरहाल नींद इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिलखसूस रात की नींद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ कामों में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम जब रात होती है तब भी हमारे जो काम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और वो काम हमारे जारी और सारी रहते हैं और रात 1, 2 या 3 बजे जाकर आँख लगती है। और आजकल के दौर का सबसे बड़ा अलामिया ही ये है कि पहले जब 10 बजे सब सो जाया करते थे या मैक्स 9 बजे सो जाया करते थे, आज आम बच्चे, छोटे बच्चे भी 12 बजे से पहले सोने का नाम नहीं लेते। तो ये चीज़ एक हमारी सोसाइटी में एक गलत रुझान की तरफ जा रहा है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नींद को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और नींद को पूरा करेंगे तो हमारा दिमाग एक्टिवली काम करेगा, तो हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अच्छे तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो सकेंगे। जी अरीबा।
अच्छा, अगली खबर शाहजेब एजुकेशन के हवाले से है और बेल्जियम में 15 साल लड़के ने पीएचडी करके नई तारीख रकम कर दी। अच्छा शाहजेब, हम 15 साल लड़के ने पीएचडी कर लिया। 15 साल लड़के ने जो है वो पीएचडी कर लिया है। अच्छा शाहजेब, हम जनरली देखते हैं तो पीएचडी कितनी उम्र में करते हैं लोग, आपका क्या अंदाजा है, आपके क्या तजर्बे में क्या बात आई है? मतलब कम से कम भी किसी ने अगर की हो तो वो 30, 33, 35 तक करता है। बिल्कुल, तकरीबन अगर इंसान मुसलसल जो है वो अगर अपना तालीमी सफ़र जारी रखे तो वो 30 साल की उम्र में पीएचडी अपनी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इस लड़के ने 15 साल में जो है अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर ली। और इसने जो है, और ये हम ऐसा नहीं है कि उसने कोई आसान सब्जेक्ट में जो है पीएचडी किया, उसने क्वांटम फिजिक्स में जो है अपनी पीएचडी कंप्लीट करके इंसानी जहानत और सलाहियत की दरख्शां तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन ही नहीं मिलता 15 साल की उम्र के लड़के को। बस ये कुछ मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए शाहजेब, क्योंकि आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपना पैशन है, अगर कोई परसू करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, अगर एक बंदे के दिमाग का आईक्यू लेवल बड़ा है तो उसको बड़ी पोजीशन या बड़ी जो क्लास है उसमें बेशक आप उसको तालीम की इजाज़त दें। अब देखें, दुनिया के लोग वंडर्स कर रहे हैं। 15 साल की उम्र का बच्चा क्वांटम फिजिक्स, जो कि इंतहाई पेचीदा जो मौजू है, उस पर उसने पीएचडी की है। और आगे क्या कर रहा है ये बच्चा? अच्छा, इसका जो थीसिस का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बोस पोलरेंस इन सुपर फ्लूइड्स एंड सुपर सॉलिड्स। और दूसरा मैं आपको बताऊं शाहजेब कि इसने दूसरी जो पीएचडी है उसके लिए इसने एडमिशन भी ले लिया है। म्यूनिख यूनिवर्सिटी में ये बच्चा जो है वो दाखिला ले चुका है और दूसरी जो पीएचडी करना चाह रहा है बच्चा, ये शोबा मसनूई जहानत में पीएचडी करने का जो है वो इरादा रखता है। और अब इसकी थीसिस का जो उन्वान है वो है बुढ़ापे को शिकस्त देकर सुपर इंसान तख्लीक करना। और इस बच्चे का नाम है लॉरेंट और इसके जो वालिदैन है, ज़ाहिर है उनके लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात है कि उनका जो बच्चा है वो इतनी कम उम्र में अपनी पीएचडी जो है मुकम्मल कर चुका है और दूसरी पीएचडी का भी इरादा रखता है और दाखिला भी ले चुका है। तो मेरे ख़्याल से ये एक मिसाल है कि जो इंसानी जो कैपेबिलिटी है, जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है, वो मेरे ख़्याल से उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी सलाहियतों को वक्त पर और सही तरीके से अच्छी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है आपको रोक नहीं सकता। और इस तरह की हमें दुनिया में बहुत सारी मिसालें मिलती रहती हैं वक्तन फवक्तन। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। आपको अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नज़र आते हैं जो कि बहुत कम उम्र होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत कम उम्र एम्प्लॉय, गालिबन नाम मेरा मिस हो रहा है, वो पाकिस्तानी थी जिन्होंने अरफा करीम, यस, 9 साल की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर्स था वो कंप्लीट करके वहाँ पे उन्होंने जो है जॉब हासिल की थी। सो पाकिस्तानी बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और पाकिस्तानी आवाम इस वक्त दुनिया की तीसरी या गालिबन चौथी जो है कौम जो इंटेलिजेंस के दर्जे पर आती है। तो हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हमें भी बाकायदा प्रॉपर हिकमत अमली के साथ चलाया जाए और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, एजुकेशन का इंतज़ाम इतना बेहतर कर दिया जाए, तो हम भी दुनिया में वंडर्स कर सकते हैं। हम भी साइंटिफिकली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। फ़र्क इतना है कि निज़ाम कब बदलेगा और कब ये निज़ाम बदल कर आम बच्चों को फ़ायदा देगा, उनकी तालीम में बेहतरी आएगी। अच्छा शाहजेब, अगली ख़बर जो है वो है मौसम के हवाले से। और सर्दियों का मौसम आते ही लोग महसूस करने लगते हैं कि जिस्म भारी होने लगा है और कपड़े तंग हो रहे हैं या वज़न हमारा कुछ बढ़ने लगा है। ऐसा शाहजेब आपने किसी को कहते हुए सुना है कि हमारा सर्दियों में जो है वो वेट गेन हो जाता है? जी जी, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है और मेरे ख्याल से मैं खुद भी, मुझे यही लगता है कि वज़न शायद ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, चले आपके लिए ही हम ये जो है ख़बर शामिल कर लेते हैं और बाकी आप जैसे जो लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाता है, उसकी कुछ वजूहात पर भी बात कर लेते हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी बात, इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं शाहजेब कि वज़न बढ़ना एक आम मसला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। खुराक की नौइयत, आपके जो रोज़मर्रा मामूलात कैसे हैं, आप कब सो रहे हैं, आप कब उठ रहे हैं, आप कौन सी खुराक ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपके वज़न बढ़ने या वज़न कम होने, दोनों चीज़ों को ये चीज़ जो है वो डिटरमिन करती है। अच्छा, सर्दियों में भूख क्यों बढ़ जाती है शाहजेब? हमें, क्योंकि मेरी मदर जब भी मैं आती हूँ तो वो मुझे हमेशा कहती हैं कि नाश्ता जो है वो करके जाना है, क्योंकि नाश्ता एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी की एनर्जी जो आपको चाहिए होती है उसको जो है वो पूरा करती है।
तो सर्दियों में भी कुछ ऐसा ही होता है। सर्दियों में जब आपको ठंड लगती है तो आपका जिस्म जो है वो तवानाई ज़्यादा खर्च करता है ताकि आपको गर्म रख सके, तो इसके नतीजे में भी ज़ाहिर है भूख बढ़ जाती है। जब आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है तो आपको उसके लिए ज़्यादा खाना पड़ता है। दूसरी बात ये है शाहजेब के दिन छोटे हो जाते हैं, धूप जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान अक्सर जो है वो सुस्ती का शिकार रहता है। आप ये देखते हैं कि सर्दी में हमारा दिल नहीं कर रहा होता ज़्यादा काम करने का, तो जब सुस्ती और थकन बढ़ जाती है तो ये चीज़ भी हमारे अंदर ज़्यादा खाने की जो है वो ख्वाहिश को जन्म देती है। बिल्कुल जी। दूसरा शाहजेब, आजकल हम ये देखते भी हैं कि सर्दियों में ज़्यादातर मुर्गन ग़िज़ा खाई जाती है, भारी ग़िज़ा खाई जाती है, गरम या तली हुई चीज़ें या चिकनाई का जो इस्तेमाल है ग़िज़ाओं में वो बढ़ जाता है, जैसे कि हलवा हो गया, पराठे हो गए, नहारी हो गई और दीगर रवायती पकवान। तो ये वक्ती तौर पर तो ये चीज़ें हमें तवानाई देती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए उस तरह से सेहतमंद साबित होती है। तो बेहतर यह है कि इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो इसमें इतदाल का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इतदाल से नहीं खाएंगे तो ये चीज़ें आपकी कैलोरीज को बढ़ा देंगी और फिर वही बात है कि वज़न बढ़ सकता है। वज़न बढ़ सकता है और ये एक ख़तरनाक अलामिया है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़े या बिल्कुल भी ना बढ़े और हम जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, तमाम तर बशमूल मेरे जॉगिंग की बात की, मैं इसको मजीद ऐड करूंगी शाहजेब। जहाँ पर हम सर्दियाँ देखते हैं तो ठंड के बायस लोग बाहर निकलने और वर्जिश करने से कतराने लगते हैं। जैसे लाइक गर्मियों में तो फिर भी हम कहीं वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि हम बाहर जाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जो हमारे जिस्म में इजाफी कैलोरीज जमा हो जाती हैं उनको जो है वो उसी तरह वो उनको यूटिलाइज होने का मौका नहीं मिलता, जिसका जो नतीजा है वो वज़न बढ़ने की सूरत में निकल सकता है। तो जो इजाफी कैलोरीज हैं उनको भी हमें काउंटर करना चाहिए, हमें अपनी कैलोरीज पे भी नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत एक बुरी आदत जिस पर हमने पहले भी बात की थी, पानी कम पीने की आदत। सर्दियों में हमें लगता है कि हमारे जिस्म को पानी की कम ज़रूरत है, हमें प्यास भी कम लग रही होती है, तो पानी की कमी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से भूख और प्यास में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। और जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो इंसान को समझ नहीं आती कि उसे प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो उस नतीजे में भी इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है सर्दी में। पानी की बहुत ज़्यादा जी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि फ्रूट्स हैं, जैसे कि आजकल जो ऑरेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा, माल्टे बहुत ज़्यादा आम हुए हैं और आप माल्टे ख़रीद कर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी की किल्लत जो आपके जिस्म में हो रही है उसको पूरा कर सकते हैं। आजकल बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसको इसके गिरद नवा इलाकों में बिलखसूस लोग दिन के औकात में धूप में अपना काफ़ी वक्त सर्व करते हैं और उस दौरान माल्टे और नमक के साथ माल्टे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पानी की कमी को पूरा करते हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि पानी सर्दियों में भी हम इसकी मिकदार को मेंटेन रखें, क्योंकि ये हमारे जिस्म की अशद ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत नहीं। तो अशद ज़रूरत चीज़ वो होती है जिसकी कमी की वजह से हमें जो है वो नुकसान हो सकता है। तो हमें पानी की जो अपने अंदर जिस्मानी क़िल्लत है उसको कम करना है और इसकी क्वांटिटी को बरकरार रखना है, लेवल पर रखना है, ताकि हमें किसी किस्म की कोई और बीमारी ना हो जो कि हमें नुकसान पहुंचाए। और दूसरा शाहजेब, हम ये भी देखते हैं कि सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो हमें अपने काम करने के लिए अक्सर रात को देर तक जागना पड़ता है, जिसकी वजह से ये भी चीज़ हमारे वज़न पर असरअंदाज होती है। हमारे जो हार्मोन्स हैं या हमारी नाकाफ़ी नींद है, ये तमाम चीज़ें भी मिलकर हमारे वज़न को बढ़ा सकती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रात को देर तक जागते हैं तो हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है भूख लगने का, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ख़ुसूसन हम जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं, या रात को जो क्रेविंग्स जो हमें होती हैं किसकी वजह से भी वज़न बढ़ सकता है। तो वज़न कंट्रोल रखने के कुछ मौसर तरीके में मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन है हो सकता है वो सुन के परेशान होंगे कि अच्छा ये सारी तमाम चीज़ें तो हमारे साथ भी हो रही है। तो कुछ तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके अपना वज़न जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जी। आपने ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त कंज्यूम कर लें या आप जो है इस तरह की भारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, बल्कि मुतवाज़न बैलेंस डाइट का आपने इंतखाब करना है। इसके अलावा सर्दियों में आप सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। उबली हुई जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, मगर मिकदार महदूद रखें और ज़्यादा तली हुई और मीठी जो अशिया हैं उनको खुराक का हिस्सा ना बनाएं। अच्छा, हो सके तो घर में हल्की फुल्की वर्जिश भी करें, जिसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है या सीढ़ियाँ चढ़ना भी फ़ायदेमंद है।
और माहिरीन तो ये कहते हैं कि आपकी जो इजाफी कैलोरीज हैं उनको बर्न करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रोज़ 30 मिनट की वॉक लाजमी करें। और दूसरा ये कि आप अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब्ज़ चाय या कहवा पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप चीनी या शक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ना डालें। इसके अलावा अपने खाने के जो औकात हैं वो आप बैलेंस रखें। आप बेतरतीब जो है खाना वो ना खाएं। जो अगर आप बेतरतीब खाना खाते हैं तो उससे आपका वज़न बढ़ सकता है। और कोशिश करें कि नाश्ते, दोपहर और रात के खाने का वक्त मुकर्रर हो और देर रात तक भारी खाना जो है वो आप ना खाएं। इसके अलावा अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस को कम करें और रोज़ाना तकरीबन 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो आपने लाजमी लेनी है। इसके अलावा ज़हनी दबाव को कम करने के लिए आप वॉक कर सकते हैं। अपने वज़न पर नज़र रखें और वेट मशीन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, तो आप वो ले सकते हैं। आप अपना डेली बेसिस पे अपना वज़न जो है वो चेक कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि आपके वेट में चेंज आ रहा है, आपका वज़न बढ़ रहा है, तो अपनी रूटीन पर तवज्जो दें। तो इतदाल ही तमाम चीज़ों का जो है वो राज है। सर्दियों में वज़न बढ़ना नागुज़ीर नहीं है। अगर आप मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश, पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा तौर पर अगर आप नींद लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके वज़न को जो है बढ़ने से रोक सकती हैं और आप सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं। बिल्कुल जी, सेहतमंद ज़िंदगी आपका भी हक है, हम सब का हक है सेहतमंद ज़िंदगी, और इस ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने में सबसे कलीदी किरदार भी हमारा ही है। हमें ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ना कि कोई और हमें आके बताएगा कि अभी हम पानी पी लें, अभी हम सो जाएं, अभी हमने उठना है और अभी हमने काम करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें एहतदाल के साथ बरूह कार लाना ये हमारी ऐन जिम्मेदारी है, और जब तक हम नहीं लाएंगे तब अगर हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है, और सेहत का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, बिलखसूस यूट्यूब के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है। अगर इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं बराह रास्त, तो इस प्रोग्राम में आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स और आपकी आरा का इजहार बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल करें। और ये तमाम तर ख़बरें थी आज के हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत ही मेहनत के साथ ज़बरदस्त तरीके से अरीबा सलीम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए ख़बरें लाती हैं, और ये आपकी दाद की मुंतज़िर है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फ़ोन उठाएं, कमेंट्स करें, लाइक्स करें और ये तमाम तर चीज़ें करें। यकीन जानिए ये तमाम तर चीज़ें हमें मज़ीद मोटिवेट करती हैं कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे मौज़ूआत पर प्रोग्रामात लाएं और आपको महजूज़ करें, आपको बाखबर रखें। हमारे इस प्रोग्राम का ऐन मकसद भी यही है। इंशाअल्लाह अगर इस बेवफा ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहज़ेब इकराम और अरीबा सलीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।